हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बुक्स एंड टॉक्स। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ एंड आई रियली होप आप लोग को वीडियो पसंद है। मुस्लिम लॉ की 6 सेमेस्टर की हम एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम हिबा, जिसे हम गिफ्ट बोलते हैं, एंड वक्फ बोर्ड, हम ये दोनों कॉन्सेप्ट इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो अब अगर हम बात करते हैं हिबा की, हिबा क्या होता है। तो देखिए, मुस्लिम लॉ में जो गिफ्ट होता है उसको हिबा बोला जाता है। ठीक है, हिबा मतलब कि गिफ्ट। ठीक है। अब मुस्लिम लॉ के अंदर जो एक हिबा है उसको बेसिकली रेफर कराया गया। आप एक वॉलेंटरली ट्रांसफर कर रहे हो प्रॉपर्टी किसी दूसरे व्यक्ति को, मतलब वॉलेंटरली आप 1 पर्सन टू अनदर पर्सन कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो बिना किसी कंसिडरेशन के, तो वो हमारा हिबा में आता है। ठीक है। और आपने गिफ्ट दिया है किसी को और उसके बदले में आपने उसे कुछ नहीं लिया, तो वो हिबा है, वो एक गिफ्ट है। ठीक है। अब इसके अंदर विदाउट कंसिडरेशन मतलब बिना किसी पेमेंट के अगर आप किसी को कोई भी गिफ्ट दे रहे हो या कोई भी प्रॉपर्टी आप सामने वाले को दे रहे हो वॉलेंटरली, तो वो हिबा के अंदर आए। अब जो रूल्स है ना हिबा के रिगार्डिंग, बेसिकली जो हिबा की डिलीवरी के रिगार्डिंग जो रूल्स हैं वो कुरान एंड हदीस के अंदर दिए गए हैं। ठीक है। जो हिबा है ना वो कुरान से और हदीस से जो है गवर्न होता है। ठीक है। और काफी वेरियस स्कूल के बारे में भी इसका कॉन्सेप्ट जो है हिबा का बता रखा है। अब जो बेसिक प्रिंसिपल है ना हिबा का, मतलब जो गिफ्ट का बेसिक प्रिंसिपल है वो ये, जैसे प्रॉफिट ने कहा है, एक्सचेंज गिफ्ट्स अमंग योरसेल्फ सो दैट लव में इंक्रीज। इनका जो मेन मोटिव है गिफ्ट्स एक्सचेंज करने का वो यही है, ताकि गिफ्ट अपने लोगों के साथ आप एक्सचेंज करो ताकि आप लोग का जो प्यार है वो बढ़ सके। ठीक है। ऐसा प्रॉफिट ने कहा है। और जो डेफिनेशन है हिबा की वो हमारे कजर अल दाक्यू ने एक डेफिनेशन दे रखी है जिसके अंदर इन्होंने कहा है हिबा मतलब कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी जो इमिडिएटली करी जाती है बिना किसी कंसिडरेशन के। मतलब कि हिबा क्या है, आप अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, ट्रांसफर आप कर रहे हो प्रॉपर्टी, तो आपकी ओनरशिप भी ट्रांसफर हो रही है सामने वाले व्यक्ति को। इमीडिएटली ट्रांसफर होनी चाहिए, ठीक है, बिना किसी कंसिडरेशन के। गिफ्ट आप मुझे दे रहे हो तो आप इमिडिएटली दोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आज आपने कह दिया सालों बाद आप दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है हिबा का जो मुस्लिम लॉ के अंदर दे रखा है। अब अगर आपको हिबा किसी को देना है अंडर मुस्लिम लॉ और हम हिबा की बात करते हैं तो इसके कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स हैं जिसमें से सबसे फर्स्ट आता है डिक्लेरेशन ऑफ गिफ्ट। अगर आप गिफ्ट दे रहे हैं तो वो डिक्लेयर होना चाहिए। मतलब कि देखो, गिफ्ट के अंदर दो व्यक्ति होते हैं, एक होता है डोनर और एक होता है डोनी। ठीक है। डोनर मतलब कि जो बंदा गिफ्ट दे रहा है, और जो व्यक्ति गिफ्ट दे रहा है वो अपने जो इंटेंशन है उसको क्लियरली एक्सप्रेस करेगा कि वो गिफ्ट देना चाहता है। ठीक है। और जो इंटेंशन है उसके गिफ्ट को ट्रांसफर करने के लिए, ओनरशिप को जो ट्रांसफर करने के लिए उसकी जो इंटेंशन है वो एविडेंट होनी चाहिए और वो कम्युनिकेटेड होने चाहिए दोनों के साथ। मैं अगर एक पर्सन को कुछ गिफ्ट कर रही हूँ, मैं डोनर हूँ, ठीक है, मैं डोनर हूँ, मैं सामने वाले को कुछ गिफ्ट कर रही हूँ, तो मेरे जो इंटेंशन है ना कि हाँ मेरे को इसे गिफ्ट करना है वो एकदम क्लियर होने चाहिए। और मैंने सामने वाले को बताना है कि भाई मैं तुझे ये गिफ्ट कर रही हूँ, या जो भी कंडीशन है या जो भी कुछ है मेरे को उसे बताना होगा। ठीक है। तो मतलब डिक्लेरेशन होनी चाहिए गिफ्ट की। डिक्लेरेशन के बाद एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए। अब जिसे मैं गिफ्ट दे रही हूँ वो व्यक्ति उस गिफ्ट को एक्सेप्ट भी करे। ठीक है ना। अगर आप किसी माइनर को गिफ्ट दे रहे हो तो जो इसकी एक्सेप्टेंस है उसके गार्जियन करेंगे, किसी मेजर को दे रहे हैं तो वो खुद ही करेंगे उसको एक्सेप्ट। डिलीवरी ऑफ पोजेशन, जो डोनर है वो ट्रांसफर करेगा पोजेशन। मतलब कि अगर मैं किसी को कोई प्रॉपर्टी दे रही हूँ गिफ्ट में तो मैं उसे हैंड टू हैंड उस चीज की पोजेशन भी ट्रांसफर करूंगी। जब तक मैं उसको पोजेशन ट्रांसफर नहीं करूंगी तब तक जो गिफ्ट है वो इनवैलिड माना जाएगा। ठीक है। तो ध्यान रखना, गिफ्ट की जब हम बात कर रहे हैं, अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो गिफ्ट के अंदर तो आप जो है पोजेशन साथ के साथ दोगे। और गिफ्ट और विल में कंफ्यूज मत हो जाना बेटा, क्योंकि विल हम मरने के बाद इफेक्ट में आ रही है, गिफ्ट जीते जी इफेक्ट में आ रहा है। ठीक है। ये था हमारे छोटे से एसेंशियल एलिमेंट्स हमारे वैलिड हिबा के। ठीक है, मुस्लिम लॉ में हिबा इज गिफ्ट। अब क्या क्या हमारी रिक्वेस्ट या फिर रिस्ट्रिक्शन है, मतलब हमारी क्या क्या रिस्ट्रिक्शन दे रखी है। अब देखो, अगर कोई भी डोनर है जिसे कोई भी चीज गिफ्ट करनी है तो सबसे पहले वो साउंड माइंड होना चाहिए। अगर मैं किसी को कुछ गिफ्ट कर रही हूँ, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रही हूँ गिफ्ट के अंदर, तो सामने जो वो साउंड माइंड होनी चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए पर्सन। ठीक है। उसकी लीगल कैपेसिटी होनी चाहिए। लीगल कैपेसिटी मतलब डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, लीगली उसका वो होना चाहिए, कंटेंट लीगल होना चाहिए। ठीक है। लॉफुल तरीके से लॉफुल मैनर में काम होना चाहिए। साउंड माइंड हो,
माइनर नहीं होना चाहिए, और किसी भी तरह का अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोशन या ऐसा कुछ होनी चाहिए। फ्री कंसेंट होनी चाहिए डोनर की, डोनर अपनी मर्जी से वो गिफ्ट दे, वॉलंटरली दे। ऐसा ना हो उसे प्रेशर बना के उसे कह रहे हो लाओ जी लाओ गिफ्ट दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। डोनर की अपनी मर्जी होनी चाहिए वो गिफ्ट देने के लिए। तो ये हुई कॉम्पिटेंसी ऑफ डोनर। अब डोनर की क्या कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए? जो डोनर है ना वो भी कैपेबल होना चाहिए उस गिफ्ट को होल्ड करने के लिए, उस प्रॉपर्टी को ओन करने के लिए, ठीक है। डोनर भी माइंडसेट से एकदम साउंड माइंड होना चाहिए, ठीक है। माइनर ना हो, अगर माइनर है तो उसके गार्जियंस को जाएगा, अगर वो साउंड माइंड नहीं है तो उसके भी गार्जियंस को ही उसका गिफ्ट जाएगा, ठीक है। तो माइनर भी कैपेबल होना चाहिए गिफ्ट को होल्ड करने के लिए, लाइक माइनर की भी एक एक्सेप्टेंस होनी चाहिए गिफ्ट के लिए। प्रॉपर्टी मस्ट एग्जिट, अब आप कोई प्रॉपर्टी दे रहे हो गिफ्ट में, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए जब आप हिबा कर रहे हो। लाइक मैं अभी कुछ गिफ्ट कर रही हूँ ना, तो वो अभी एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए, ठीक है। फ्यूचर प्रॉपर्टीज को आप हिबा में नहीं दे सकते, ठीक है। फ्यूचर प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी गिवन एज हिबा। समझ आ रहा है? अगर किसी को बेटा कोई भी डाउट हो, अपना डाउट कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। अब है लॉफुल ऑब्जेक्ट। आप जो हिबा कर रहे हैं उसका जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए मुस्लिम लॉ के अंदर। कोई भी प्रॉपर्टी जो हराम है, मतलब कि जो कि प्रोहिबिटेड है मुस्लिम लॉ के अंदर, वो आप नहीं दे सकते, ठीक है। तो मुस्लिम लॉ में जो प्रॉपर्टीज को हराम बोला गया है, हराम मतलब कि प्रोहिबिटेड जो चीजें हैं वो आप गिफ्ट में नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस थी जो हमारी जरूरी हैं, एक रिक्वायरमेंट है डोनर की और डोनी की गिफ्ट के लेके, वो ये कुछ कंडीशंस हैं। अब कितने तरीके के हिबा होते हैं मुस्लिम लॉ के अंदर? तो एक है हमारा हिबा बिल इवाज। हिबा बिल इवाज मतलब कि गिफ्ट विद एक्सचेंज। गिफ्ट विद एक्सचेंज मतलब कि मैंने कुछ गिफ्ट करा, रिटर्न में मुझे कुछ मिला। डोनर ने कुछ दिया, मतलब डोनर ने कुछ गिफ्ट करा डोनी को, एंड इन रिटर्न उसे भी समथिंग मिला जो कि उसकी वैल्यू की इक्वल ही था, ठीक है। तो वो हमारा होता है हिबा बिल लिबास। हिबा बिल लिबास मतलब एक्सचेंज विद गिफ्ट। मैंने आपको कोई गिफ्ट दिया, आपने मुझे रिटर्न में कोई गिफ्ट दिया, तो वो हो गया हमारा हिबा बिल इवाज, ठीक है। ऐसे गिफ्ट रजिस्टर्ड होने चाहिए, एंड एन ऑरल प्रॉमिस सफिशिएंट नहीं है ऐसे गिफ्ट के लिए। ऐसा बोला गया है जो हिबा भी लिबास वाले गिफ्ट होते हैं, जो गिफ्ट एक्सचेंज के बदले में करे जाते हैं, वो रजिस्टर्ड होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो कोई भी एक्सपेंसिव गिफ्ट हो सकता है जो कि रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब है हिबा बाय शर्त और लिबास। इसका मतलब है गिफ्ट विद कंडीशन ऑफ रिटर्न। कुछ ऐसे गिफ्ट जिनके ऊपर कंडीशन होती है कि कुछ स्पेसिफिक समय के बाद आप उसको जो है रिटर्न कर देंगे। दिस टाइप ऑफ गिफ्ट इज मेड विद कंडीशन। ऐसे गिफ्ट जो है कंडीशंस के साथ बनाए जाते हैं कि जब आप कोई भी चीज रिसीव कर रहे हैं तो आप उसको रिटर्न करेंगे। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो वो जो गिफ्ट जो है उसको रिवोक्ड भी करा जा सकता है, ठीक है। अगर मैंने आपको कोई गिफ्ट दिया किसी कंडीशन में लगा के, और अगर वो कंडीशन कल को फुलफिल नहीं होती है तो हम उस गिफ्ट को जो है रिवोक्ड कर सकते हैं। इस गिफ्ट के अंदर भी डिलीवरी ऑफ पोजेशन जो है नेसेसरी है, तभी वो एक वैलिड गिफ्ट बनेगा। अगर मैं कोई गिफ्ट दे रही हूँ कंडीशन के साथ तो भी उसमें पोजेशन होनी चाहिए, ठीक है। और पोजेशन मतलब जो डिलीवरी है वो होनी चाहिए, पोजेशन की डिलीवरी होनी चाहिए। जो गिफ्ट है वो इरिवोकेबल बन जाएगा जिस टाइम पे उसकी डिलीवरी हो जाएगी डोनी के थ्रू, ठीक है। और जो डोनी है वो उसको रिटर्न कर देगा डोनर को, तब वो इरिवोकेबल बन जाएगा। मतलब जिस टाइम पे डिलीवरी हो गई डोनी को, एंड जो डोनी डोनी है उससे रिटर्न कर दिया डोनर को, तो उस टाइम पे वो जो गिफ्ट है वो इरिवोकेबल बन जाएगा, ठीक है। और एक हिबा होता है सिंपल गिफ्ट, जिसको प्योर गिफ्ट भी माना जाता है, जिसमें कोई कंसिडरेशन या कोई रिटर्न नहीं होता, वो इंसान अपने मन से दे रहा है और उसके बदले में उसे कुछ नहीं ले रहा है। तो वो हिबा एक सिंपल गिफ्ट है। फिर एक एरियट होता है। एरियट काफी नॉनली ट्रांसफर नहीं होता है, बट ये टेम्परेरी लाइसेंस होता है कि आप किसी को अलाउ कर रहे हैं कि वो आपकी प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकता है, ठीक है। मतलब ये कोई गिफ्ट नहीं है एक तरीके से, ठीक है। एक प्रॉपर आप ट्रांसफर नहीं कर ओनरशिप, आपने कुछ समय के लिए किसी को प्रॉपर्टी दे दी कि हाँ जी आप जब तक इसके लिए, आप जब तक जिंदा हो आप इसमें एंजॉय कर सकते हो, या 2-4 महीने के लिए आप इसमें एंजॉय कर सकते हो, तो वो हो गया। अब जैसे आपने किसी को प्रॉपर्टी दे दी, ठीक है, और फिर जब उसकी डेथ हो गई तो वो जो प्रॉपर्टी है वो डोनर को रिवर्ट हो जाएगी, ठीक है। एरियड गिफ्ट, जब आप कुछ समय के लिए किसी व्यक्ति को कोई गिफ्ट देते हैं कि आप उस पर टेम्परेरी एंजॉय कर सकते हो, तो हमारा एरियड गिफ्ट होता है, ठीक है। तो हमने अभी देखे 4 टाइप के।
गिफ्ट विद एक्सचेंज, जब कोई चीज आपको एक्सचेंज में मिल रही हो इसकी इक्वल वैल्यू की। गिफ्ट विद कंडीशनल रिटर्न, आपने कोई कंडीशन लगा के कोई गिफ्ट दिया, तो जब वो कंडीशन फुलफिल होगी तो वो जो डोनर है आपको गिफ्ट रिटर्न कर देगा, और जिस टाइम पे वो इरिवोकेबल बन जाएगा। हिबा मतलब कि हमारा सिंपल गिफ्ट होता है जिसमें कोई कंसिडरेशन नहीं होती। एरियट मतलब कि कुछ समय के लिए आप किसी व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी दे रहे हैं कि वो उसमें एंजॉय कर सकता है, ठीक है, अब उसकी डेथ तक के लिए या किसी भी टाइम तक के लिए, तो हमारे एरियट गिफ्ट होते हैं। अब एक आया हमारा सदका। अब सदके क्या होता है? सदका एक गिफ्ट होता है, ठीक है, जिसका ऑब्जेक्ट होता है रिलीजियस मैरिट के ऊपर होता है इसका ऑब्जेक्ट। सदका को बोला जाता है, वो ऐसा होता है कि जिस टाइम पे सदका आपने सामने वाले का, मतलब जिस टाइम पे आपने सदका मतलब कोई गिफ्ट आपने सामने वाले को दे दिया, तो उस टाइम पे वो इरिवोकेबल बन जाता है, ठीक है। अब सदके के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं सदके को लेके, ठीक है। आप देखो, अब जो सदका अगर आपने एक बार कर दिया, ठीक है, तो उसकी पोजीशन आप डिलीवर्ड करोगे, जैसे उसकी पोजीशन डिलीवर्ड होगी वैसे ही वो इरिवोकेबल बन जाएगा। सदका वैलिड नहीं होता, ठीक है, इट कंसिस्ट इन अनडिवाइडेड शेयर इन द प्रॉपर्टी। जिस प्रॉपर्टी के अंदर अनडिवाइडेड शेयर है वहां पे सदका वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। सदका बेसिकली क्या होता है कि रिलीजियस मैरिट के बेसिस पे आप कुछ गिफ्ट कर रहे हैं तो वो सदका होता है, ठीक है। और सदका रिवोकेबल बन जाएगा जिस टाइम पे आप डिलीवरी ऑफ पोजेशन दे दोगे, ठीक है। लेकिन कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो अनडिवाइडेड मुस्लिम फैमिली की है, तो वहां पे आप उस प्रॉपर्टी के बेसिस पे सदका नहीं कर सकते। तो ये कुछ हमारे गिफ्ट्स हैं मुस्लिम लॉ के अंदर, ठीक है। अब गिफ्ट की रिवोकेशन कैसे होगी? हमने देखा हिबा होता क्या है, हमने देखा क्या क्या रिक्वायरमेंट है हिबा की, फिर हमने देखा क्या क्या कॉम्पिटेंसी है, डोनर और डोनी की क्या कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, फिर हमने देखा कितने टाइप के गिफ्ट हैं। अब हम देखेंगे कैसे रिवोकेशन हो सकता है किसी भी गिफ्ट का। अब देखो, रिवोकेशन अगर आपने करना है गिफ्ट का तो वो या तो डिलीवरी के बाद होगा। डिलीवरी के बाद डोनर उसको रिवोक्ड कर सकता है पोजेशन देने से पहले, आई मीन बिफोर डिलीवरी। डिलीवरी से पहले आप इसे रिवोक कर सकते हो, जब तक आपने सामने को पोजीशन नहीं दी तब तक आपके पास टाइम है कि आप इसे रिवोक कर सकते हो, लेकिन जिस टाइम पे आपने पोजीशन दे दी उस टाइम पे वो इरिवोकेबल हो जाता है, ठीक है। आफ्टर डिलीवरी जनरली रिवोकेबल नहीं होता, एक्सेप्ट अगर डोनी कह दे कि हाँ चलो कोई बात नहीं मेरे को नहीं चाहिए क्योंकि आप रिवोक करना आ रहे हो, डोनी आप अच्छा निकले, डोनी कह दे चलो कोई नहीं रहने दीजिए आप रख लो, तो ठीक है। कंसेंट ऑफ डोनी से हो सकता है, या फिर कोर्ट डिग्री के द्वारा आप उसे रिवोक करा सकते हैं। बिफोर डिलीवरी आप अपने एंड पे रिवोक कर सकते हो, लेकिन आफ्टर डिलीवरी आपको डोनी की कंसेंट चाहिए होगी, अगर डोनी कंसेंट नहीं दे रहा है तो आप कोर्ट से डिग्री ले सकते हैं, ठीक है। अब इसी कुछ एक्सेप्शंस हैं जो रिवोक्ड नहीं हो सकती। अगर गिफ्ट बिटवीन द स्पाउसेस, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कोई गिफ्ट उन्होंने एक दूसरे को दिया तो वो रिवोक्ड नहीं होगा। कल को हस्बैंड नहीं कह सकता लाओ मेरा गिफ्ट दो जो मैंने आपको दिया था, या वाइफ उसको नहीं कह सकती जो मैंने आपको गिफ्ट करा था वो मेरे को वापस कर दे। तो स्पाउसेस के बीच में गिफ्ट रिवोक नहीं हो सकता। गिफ्ट टू क्लोज रिलेटिव्स, अगर आपने किसी अपने क्लोज रिलेटिव्स को गिफ्ट दिया है कजन्स वगैरह में, तो वो भी रिवोक नहीं हो सकता। गिफ्ट आफ्टर द डेथ ऑफ द डोनर और डोनी, कोई भी गिफ्ट डोनर डोनर की डेथ के बाद दिया गया है या उन्हें दिया है तो वो भी रिवोक नहीं होगा। और किसी ऐसी चीज को आपने गिफ्ट करा है जो ऑलरेडी ट्रांसफर्ड हो चुकी है तो वो भी रिवोक्ड नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसके अंदर आप गिफ्ट को रिवोक नहीं करा सकते। अब इसके अंदर एक केस लॉ पढ़ते हैं हम जिसका नाम है अब्दुल रहीम वर्सेस साकिर अब्दुल जबर का ये केस है। इसके अंदर एक जो मुस्लिम मैन है वो क्लेम करता है कि उससे उसने एक जनरल गिफ्ट बनाया था, उसने एक औरल हिबा बनाया था एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का, ठीक है। अब वो जो गिफ्ट है वो रजिस्टर्ड नहीं है किसी भी डॉक्यूमेंट में, एंड जो डोनी है वो क्लेम कर रहा है ओनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ गिफ्ट। मतलब कि एक मुस्लिम मैन ने कहा औरली कह दिया कि हाँ मैं तुझे प्रॉपर्टी गिफ्ट करता हूँ, ठीक है। अब उसका कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, कहीं भी किसी भी डॉक्यूमेंट में रजिस्टर्ड नहीं है। पर जो डोनी है वो क्लेम कर रहा है ओनरशिप को किस बेसिस पे कि भाई उसने गिफ्ट कराया, उसने कहा तो है, ठीक है। तो इश्यू ये रेज हुआ वेदर जो गिफ्ट है वो वैलिड है विदाउट रजिस्ट्रेशन। अब क्वेश्चन ये उठा क्या कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा है, मतलब कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट कर रहा है, तो क्या वो बिना बिना किसी रजिस्ट्रेशन के वैलिड होगी? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्रेशन जो है नेसेसरी नहीं है किसी भी वैलिड हिबा के लिए मुस्लिम लॉ के अंदर, ठीक है। मुस्लिम लॉ में रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी नहीं बताया गया है। तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 3 हमें इसेंशियल पॉइंट्स दिए जिसे आप प्रूव कर सकते हैं एज अ वैलिड हिबा के लिए।
डिक्लेरेशन है, सामने वाले डोनर ने डिक्लेयर करा। एक्सेप्टेंस है, आपने उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करा। और थर्ड है आपका डिलीवरी ऑफ पोजेशन, अगर आपके पास पोजेशन डिलीवर्ड हो चुकी है। तो ओरल गिफ्ट को वैलिड माना गया, बट डिलीवरी और पोजेशन एक इसेंशियल एलिमेंट है। ठीक है, उसने ऑरली गिफ्ट करके आपको डिलीवर कर दी पोजेशन, तो ये एक एज एन एविडेंट माना जाएगा। ठीक है, तो इस केस के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी। ठीक है, आप ओरली किसी को गिफ्ट दे रहे हो वो भी वैलिड माना जाएगा, चाहे उसका कोई रजिस्ट्रेशन हो या फिर ना हो। अब एक और केस आया, महबूब शबाब वर्सेस सैयद इस्माइल का एक और केस आया, 1995 का केस था। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो मुस्लिम लॉ जो है उसके अंदर रिक्वायर्ड नहीं है कि आप कोई भी गिफ्ट जो है राइटिंग में दो, एंड कॉन्सिक्वेंटली वो रजिस्टर्ड हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा मतलब आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे काफी केसेस इसमें कहा है कि गिफ्ट को रजिस्टर्ड करवाना जरूरी नहीं है मुस्लिम लॉ के अंदर। अब एक और केस है, मैमुना बीबी वर्सेस रसूल मेन का एक केस है। इसके अंदर भी एक जो डोनर है उसने गिफ्ट करा था। ठीक है, गिफ्ट करने के बाद वो उसकी पोजीशन में कॉन्टिन्यूअसली रह रहा था। सो कोर्ट ने बोला कि गिफ्ट वैलिड नहीं है, जब तक पोजीशन ट्रांसफर नहीं होगी तब तक गिफ्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। उन्होंने कहा मेरा डिक्लेरेशन इनफ नहीं है, पोजीशन जो है एक्चुअली ट्रांसफर होनी चाहिए। मनीमा बीवी वर्सेस रसोली मैन का केस है। और ये एक केस है जो एआईबी में भी आ जाता है कई बार, जिसमें ये चीज कई बार आती है, मेरा डिक्लेरेशन इज नॉट इनफ, पोजीशन एक्चुअली चेंज होनी चाहिए। तो ये मनीमा बीवी वर्सेस रसोल मैन का केस है, जिसमें मुस्लिम लॉ में स्पेसिफिकली ये बात बोली गई थी। ठीक है, अगर आप कोई भी गिफ्ट कर रहे हैं और गिफ्ट करने के बाद आप खुद ही उस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं तो वो गिफ्ट नहीं माना जाएगा। गिफ्ट करने के बाद आपको प्रॉपर्टी जो है सामने वाले व्यक्ति को ट्रांसफर करनी पड़ेगी, मतलब उसकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए। ठीक है ना। तो आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। तो एक जो मुस्लिम है वो गिफ्ट कर सकता है अपनी खुद की अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपने लाइफ टाइम के अंदर। ठीक है, चाहे वो उसके हेयर से इफेक्ट क्यों ना कर रही हो, वो गिफ्ट कर सकता है प्रॉपर्टी। लेकिन अगर उसके हेयर से इफेक्ट करे तो वो विल नहीं कर सकता, लेकिन गिफ्ट कर सकता है। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, बट जनरली जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज है उनके लिए बाय लॉ से रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अब अगर आप मुस्लिम लॉ के अंदर कोई गिफ्ट दे रहे हैं तो राइटिंग में वो गिफ्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मुस्लिम लॉ के, आई होप आप लोगों को समझ आए। एक चीज ध्यान रखना बेटा, विल के अंदर आप वन वन फोर्थ से ज्यादा ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन गिफ्ट के अंदर आप पूरी प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर कर सकते हो सामने वाले व्यक्ति को। ठीक है, चाहे वो हेयर की इफेक्ट ही क्यों ना कर रही हो। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है वक्फ का। तो वक्फ बेटा दोनों तरह से प्रोनाउंस होता है, एक तो WAQF भी होता है और एक WAKF भी होता है। ठीक है, तो दोनों सही है अपनी जगह। ठीक है, वो कोई गलत नहीं है, वो कोई स्पेलिंग एरर नहीं है। ठीक है, तो वक्फ जो है इसको वक्फ बोर्ड आप लोगों ने कई बार शायद सुना भी होगा। इन शॉर्ट वक्फ वक्फ वो होता है जिसमें कोई भी मुस्लिम जो है, इन शॉर्ट लैंग्वेज बता रही हूँ, कोई भी मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी को जो है अल्लाह के नाम कर देता है तो वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दे देता है, तो वो हमारा वक्फ बोर्ड का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा ब्रीफ में पढ़ें। वक्फ जो है एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा मुस्लिम लॉ के, जो हमारा चैरिटेबल रिलीजियस एंडोरमेंट्स को डील करता है। ठीक है, अब इसके अंदर अबू यूसुफ ने एक डेफिनेशन दे रखी है जिसमें उन्होंने बोला है कि वक्फ मतलब कि डिटेंशन है किसी भी थिंग का या किसी भी ओनरशिप का ऑफ गॉड इन सच अ मैनर कि वो प्रॉफिट करते हैं, एंड वो जो प्रॉफिट है वो अप्लाइड होता है मैनकाइंड के ऊपर। ठीक है, मतलब वक्फ में आप कोई प्रॉपर्टी दे रहे हैं, रिलीजियस पर्पज से आप कोई प्रॉपर्टी वक्फ में दे रहे हैं, तो उसका जो प्रॉफिट है वो बेनिफिट, उसकी प्रॉपर्टी का जो प्रॉफिट है वो मैनकाइंड के लिए ही यूज होगा। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन देखो डेफिनेशन की। डिटेंशन ऑफ अ थिंग, डिटेंशन थिंग मतलब कि जो प्रॉपर्टी है आपने परमानेंटली सेट असाइड कर दी। आप कल को वक्फ बोर्ड में कोई प्रॉपर्टी देंगे तो आप कल को उसको वापस नहीं ले सकते। ठीक है, ओनरशिप ऑफ गॉड, ओनरशिप ऑफ गॉड मतलब कि ऐसा माना जाए कि वो जो प्रॉपर्टी आपने अल्लाह को ट्रांसफर कर दी। ठीक है, बेनिफिट्स फॉर मैनकाइंड मतलब कि उससे जो भी कोई इनकम आ रही है, ये अनसर्व्ड आ रहा है, उससे रिलीजियस पर्पस के लिए, पायस या चैरिटेबल पर्पस के लिए ही उसको यूज करा जाएगा, कोई भी अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज नहीं करेगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू वक्फ एक्ट 1954 का वक्फ एक्ट है जिसके अंदर बोला गया है वक्फ का मतलब है, वक्फ मीन्स परमानेंट डेडिकेशन बाय अ पर्सन, मतलब कोई भी पर्सन परमानेंट डेडिकेट कर रहा है जब वो अपना इस्लाम प्रोफेस कर रहा है
कोई भी मूवेबल या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी को किसी भी पर्पज से वो रिकॉग्नाइज्ड है बाय मुस्लिम लॉज और पायस लीडर्स और चैरिटेबल। सिंपल सी बात है, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी, ठीक है, अपनी कोई भी प्रॉपर्टी आप डेडिकेट कर रहे हो, चाहे वो मूवेबल हो इमूवेबल हो, ठीक है, वक्फ बोर्ड के अंदर, तो ऐसा माना जाएगा कि आपने वो पायस और रिलीजियस पर्पज के लिए उसको आपने दिया है उस प्रॉपर्टी को। ठीक है। वक्फ बोर्ड में मुस्लिम्स ही उसको प्रोफेस कर सकते हैं, एक मुस्लिम ही उसको वक्फ कर सकते हैं। वक्फ में भी मेड इन राइटिंग, वक्फ होगा राइटिंग में या फिर ऑरली भी उसको कर सकते हैं। आपके इंटेंशन क्लियरली शो होने चाहिए जिस टाइम पर आप वक्फ कर रहे हैं, मतलब आप प्रॉपर्टी वक्फ में देना चाहते हैं, उसके इंटेंशन क्लियर होने चाहिए। ठीक है। राइटिंग में हो ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, डेडिकेशन होनी चाहिए और डेडिकेशन आपका इंटेंशन शो करे। ठीक है। और जब आप वक्फ में प्रॉपर्टी दे रहे होता है तो नहीं है कि आप वक्फ बोलकर ही प्रॉपर्टी दें। ठीक है। लेकिन वक्फ में बेसिकली आप प्रॉपर्टी देते हैं जो कि आप एक रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए देते हैं। ठीक है, जिसे माना जाता है अगर आपने वक्फ में प्रॉपर्टी दी है तो ऐसा माना जाता है कि आपने वो प्रॉपर्टी अल्लाह को दी है। ठीक है। जिसके ऊपर अब जो रूल है अल्लाह रूल करेगी और वो जो प्रॉपर्टी है वो बेसिकली आपके चैरिटेबल पर्पस के लिए ही यूज होगी। तो वो होता है वक्फ। अब हमारे क्या क्या इसेंशियल है एक वैलिड वक्फ के, अगर हम इसेंशियल्स की बात करें तो परमानेंट डेडिकेशन। आपने आज कोई चीज वक्त में दे दी तो आप कल उसे ये नहीं कह सकते कि हमें वापस दे दो। ठीक है। ऐसा नहीं होता, आपने जो चीज दे दी वो परमानेंटली मानी जाती है। ठीक है। और वक्त किसी भी लिमिटेड पीरियड के लिए नहीं होती, ऐसा नहीं होता कि आप कह दो कि 2 साल के लिए प्रॉपर्टी दे रहे हैं या 2 साल के लिए आप कोई भी चीज दे रहे हो, नहीं, लिमिटेड पीरियड के लिए नहीं होती। अब वाकिफ देखो, वक्फ के अंदर वाकिफ आता है, वाकिफ जो डोनर होता है, ठीक है। और अब जो डोनर है तो बेसिकली वो मुस्लिम होना चाहिए, मेजोरिटी की उसकी एज होनी चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और उस प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए। और वो जो प्रॉपर्टी उसने दी है वो उसने अपनी फ्री कंसेंट से, फ्री विल से, बिना किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस से, बिना किसी क्वेश्चन के उसने वो प्रॉपर्टी जो है दी हो वक्फ के अंदर। ठीक है। जब भी कॉम्पिटेंसी की बात आ जाए डोनर की, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो हमें कॉम्पिटेंसी दे रखी है उसका ध्यान रखना, वो इसमें काम आती है। ठीक है। इरिवोकेबिलिटी मतलब कि जिस टाइम पे वक्फ क्रिएट हो गया वो क्रिएट हो गया, वो रिवोक्ड नहीं हो सकता। ठीक है। जिस टाइम पे आपने वक्फ क्रिएट कर दिया ऐसा माना जाएगा कि आपने प्रॉपर्टी जो है गॉड के हाथ में दे दी। ठीक है। इन एलियन एबिलिटी इसका मतलब ये है कि जब आप वक्फ क्रिएट कर रहे हैं तो जो प्रॉपर्टी आपने दी है, इम्प्लाइड ओनरशिप जो आपने गॉड को दी है, वो ना तो सोल्ड करी जा सकती है ना ही वो ट्रांसफर्ड करी जाएगी। ठीक है। उसका कोई भी एलियनेशन नहीं होगा। ठीक है। एक्सेप्ट सिर्फ नेसेसिटीज देखी जाएगी, और वो भी नेसेसिटी जो है आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको उसकी कोर्ट में की परमिशन देनी पड़ेगी। देखो, इनएलिजिबिलिटी मतलब ये होता है कि जब भी कोई चीज ऐसी चीज है जिससे आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, जिसके अंदर आप जिसे आप सोल्ड नहीं कर सकते, जिसके अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है। तो जब आपने एक बार वक्त में कोई प्रॉपर्टी दे दी, ठीक है, तो वो जो है आप उसको एलिनेट नहीं कर सकते। अगर आपको इसको एलिनेट करना है, अगर कोई ऐसी नेसेसिटी है आप उसे एलिनेट करना चाहते हैं, तो आपको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है। एब्सोल्यूटनेस, आपने जिस टाइम पे वक्त में अपनी प्रॉपर्टी दे दी तो वो अनकंडीशनल है, वो एब्सोल्यूट है। ठीक है। वो कोई कंडीशनल या फिर कंटिजेंट वर्क अगर आप करते हैं तो उसको वॉइड माना जाएगा। और आप कोई कंटिजेंट वर्क कर रहे हैं कि कंडीशन पूरे होने के बाद ही मैं वर्क को करूंगा या करूंगी, तो उस चीज को जो है वॉइड माना जाएगा। वर्क किसी भी कंडीशन पे नहीं होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। और आप जो वक्फ करते हैं वो रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए होना चाहिए। ठीक है। वक्फ जो है रिलीजन एंड चैरिटेबल पर्पस के लिए होना चाहिए। जो उसके प्रोड्यूस है और जो उसके बेनिफिट्स है ना वक्फ प्रॉपर्टी के, वो यूटिलाइज होने चाहिए, ताकि वो चैरिटेबल पर्पस या फिर पायस पर्पस के लिए यूटिलाइज होने चाहिए। मतलब वक्फ बोर्ड से जो पैसे वगैरह आते हैं वो मुस्लिम टीचिंग के अंदर, कुरान टीचिंग के लिए या मस्जिद बनाने में या मैनकाइंड की हेल्प के लिए, उसमें ही वो सारी जो चीजें हैं वो यूटिलाइज होनी चाहिए। कोई भी उसको अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज नहीं कर सकता। ठीक है। अब आया कितने तरीके के वक्फ होते हैं हमारे पास। हमारे पास दो तरीके के वक्फ होते हैं, एक होता है पब्लिक वक्फ और एक होता है प्राइवेट वक्फ। ठीक है। जो पब्लिक वर्क होता है वो रिलीजन चैरिटेबल पर्पज के लिए होता है, जो प्राइवेट वर्क होता है वो कोई व्यक्ति वर्क करता है अपनी फैमिली के लिए, अपने डिसेंडेंट्स के लिए। ठीक है। जिसको हम वर्क एल वर्क अल औलाद कहते हैं। ठीक है।
प्राइवेट वक्फ को वक्फ अल औलाद कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट क्या है वक्फ की, तो वक्फ के ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो रिलीजियस पर्पस है। ठीक है, रिलीजियस पर्पस बेसिकली इस्लाम से कनेक्टेड है, डायरेक्टली प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम से कनेक्टेड है। इसका मेन पर्पस है मॉस्क कंस्ट्रक्ट करना, मतलब मस्जिदें बनाना, परफॉर्म कराना प्रेयर एंड रिलीजियस सेरेमनीज को सपोर्ट करना, इमाम्स एंड जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उन सबको सपोर्ट करना, चैरिटेबल एंड सोशल वेलफेयर, जो हमारे पुअर्स हैं और जो ऑर्फन्स हैं उन सबको या डिसेबल्ड लोग को सपोर्ट करना। ठीक है, एजुकेशनल डेवलपमेंट करना, वक्फ का जो भी कोई आपको इनकम आ रही है वक्फ से या जो भी कोई प्रॉपर्टी आप उनको इस पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज के लिए, ठीक है, ग्रेवयार्ड्स बनाना, वेल्स बनाना या फिर रेस्ट हाउस बनाना या फिर शेल्टर्स बनाना, इन सब चीजों के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं। और वो भी किसके लिए, ईमान के लिए अगर आप उसको यूज कर रहे हैं तो ही वो अच्छा माना जाएगा। फैमिली वर्क करना, वर्क एल औलाद जो लोग करते हैं उसमें जो है डोनर्स की फैमिली के लिए वो वक्फ करा जाता है। ठीक है, उसका अल्टीमेट बेनिफिट जो है चैरिटी को जाता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वक्फ के, कि क्या क्या ऑब्जेक्ट है वक्फ के। अब देखो वक्फ जब होता है ना, एक होता है वाकिफ जो डोनर होता है, और एक ये होता है इसे ना मुतावली। ठीक है, मुतावली मैनेजर होता है प्रॉपर्टी का। ठीक है, अब हम समझते हैं मुतावली क्या होता है। मुतावली का क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अब इस्लामिक लॉ के अंदर जो मुतावली है वो एक मैनेजर होता है या फिर सुपरिटेंडेंट होता है या फिर एडमिनिस्ट्रेटर होता है वक्फ प्रॉपर्टी का। ठीक है, जो भी कोई प्रॉपर्टी आपने वक्फ में दी हो उस सबको मैनेज करने का काम होता है मुतावली का। मुतावली कोई ट्रस्टी नहीं होता। ठीक है, इंग्लिश सेंस के अंदर वो भी ऐसा ट्रस्टी नहीं है। इनके पास ये प्रॉपर्टी ओन नहीं करते, ना ही इनके पास कोई ओनरशिप है। ठीक है, सारी ओनरशिप जो है आप वक्फ बोर्ड के अंदर सारी ओनरशिप गॉड को दे देते हैं। इनका जो रोल होता है वो सिर्फ इतना ही होता है कि वो मैनेज करते हैं प्रॉपर्टी को, मतलब जो भी कोई उसे बेनिफिट आ रहा है, जो भी कोई उनसे इनकम आ रही है, वो उन सब के बारे में डिटेल बना के रखते हैं। ठीक है, उन सबको वो मैनेज करते हैं। ठीक है, मुतावली के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं जा रही, बस मुतावली मैनेजर है उन सब चीजों का, मतलब उस प्रॉपर्टी से जो इनकम आ रही है या उस प्रॉपर्टी को कहाँ यूज कर रहे हैं, किस पर्पज से यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें मुतावली जो है मैनेज करते हैं अपने एंड पे। कुछ रोल्स एंड ड्यूटीज है मुतावली की। मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्रॉपर्टी, मुतावली मैनेज करेंगे वर्क प्रॉपर्टी को, जो भी कोई वर्क प्रॉपर्टी मिलती है उसको मैनेज करने का मुतावली को होता है। जिस तरह से वाकिफ की इंटेंशन है उस तरह से उसको यूज करा जाता है। ठीक है, और जो कुरान में बता रखा है कि किस तरह से वक्त होगा उसी तरह से उसको करा जाएगा। मेंटेनेंस एंड रिपेयर, जो मुतावली है वो मेंटेन एंड रिपेयर करेंगे वक्फ प्रॉपर्टी को, एंड वो इंश्योर करेंगे कि वो उसी पर्पस के लिए यूज हो जिस पर्पस से वो प्रॉपर्टी आई है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई प्रॉपर्टी दी है अपनी तो वो उसी पर्पस से यूज होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स, मुतावली रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो जो बेनिफिट्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट करे। ठीक है, और उसके जो बेनिफिशियरीज है उन तक उसका बेनिफिट पहुंचे। लीगल एक्शन, मुतावली के पास अथॉरिटी होती है कि वो लीगल एक्शंस ले सकता है वक्फ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उनके जो बेनिफिशियरीज हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मुतावली है वो जो है लीगल एक्शन ले सकता है। अब है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मुतावली मैनेज करेंगे हमारे फाइनेंसेस, जो वक्फ के जो भी फाइनेंसेस हैं वो सारे के सारे मुतावली मैनेज करते हैं। ठीक है, चाहे वो रेंट हो, इनकम हो, या कोई एक्सपेंस वो पे कर रहे हैं या कोई फंड वो यूज कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें मैनेज मुतावली करते हैं। ठीक है, अब मुतावली आया, अब मुतावली रिमूव कैसे हो सकता है, अगर मुतावली को चीटिंग कर रहे हैं तो वो रिमूव कैसे होंगे। तो मुतावली को रिमूव करा जा सकता है उनकी पोजीशन से। देखो मुतावली एक ऐसा व्यक्ति है ना जो वक्फ को पूरा मैनेज कर रहा है। अब उसको रिमूव करना इजी तो है नहीं, आप ऐसे तो नहीं कह सकते उसे कि चलो भाई आपका टाइम खत्म हो गया अब हमें आपका काम पसंद नहीं आ रहा। तो मुतावली को रिमूव करने के लिए हमारे पास कुछ प्रोसीजर दे रखा है। जैसे कि बाय द कोर्ट, कोर्ट के थ्रू आप मुतावली को रिमूव कर सकते हो, मतलब कि कोर्ट ऑर्डर कर सकता है उसको रिमूव करने के लिए अगर वो मिस मैनेज कर रहे हैं वक्फ प्रॉपर्टी को, या वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहे हैं, किसी मिसकंडक्ट में वो एंगेज है, बाय कोर्ट आप ऑर्डर ले सकते हैं। बाय द वक्फ बोर्ड, जो वक्फ बोर्ड होता है वो रिमूव कर सकता है मुतावली को। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर वो मुतावली को रिमूव कर सकता है। बाय द वाकिफ, इन केस जो वाकिफ है जिसने अपने राइट्स दिए, वाकिफ के पास भी राइट होता है कि वो रिमूव कर सकता है मुतावली को अगर उन्हें लगता है कि वो मुतावली उनके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, और ये जो राइट है ना वाकिफ को रिमूव करने के, वो वक्फ डीड के अंदर मेंशन्ड होते हैं। ठीक है, तो वो भी उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये तीन तरीके से हम जो है मुतावली को रिमूव कर सकते हैं।
ठीक है। अब देखो हमने अभी पीछे क्या पढ़ा, अभी हमने पीछे सारा गिफ्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा, आप लोग को समझ आया हिबा क्या होता है, कितने तरीके के हिबा होते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है हिबा की। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि डोनर एंड डोनिंग की क्या रिक्वायरमेंट्स है, फिर हमने पढ़े केस लॉज, क्या वो एक वैलिड हिबा माना जाएगा। ठीक है। अब हिबा पढ़ने के बाद हम आ गए वक्फ पे। तो हमने पढ़ा वक्फ होता है क्या है, हमने अबू यूसुफ की डेफिनेशन पढ़ी। ठीक है। फिर हमने वक्फ एक्ट के थ्रू उसकी डेफिनेशन पढ़ी। फिर हमने पढ़ा कि वक्फ कौन कर सकता है, वक्फ के ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कितने प्रकार के वक्फ होते हैं। ठीक है। अब हमने पढ़ा मुतावली क्या होता है, मुतावली का रोल एंड उसकी ड्यूटीज क्या होती है, किस तरह से मुतावली को रिमूव कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे वक्फ क्रिएट कैसे होता है, क्रिएशन ऑफ वक्फ। ठीक है। अब जो वक्फ का क्रिएशन है वो मुस्लिम लॉ के अंदर प्रिस्क्राइब नहीं है किसी भी स्पेसिफिक वे के अंदर। ठीक है। आप वक्फ को किसी भी तरह से क्रिएट कर सकते हो। अब वक्फ को क्रिएट करने के लिए आपको कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, तब जाके वक्फ आपका क्रिएट होगा। जैसे कि बाय एन एक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन, इंटर वायो जिसे कहते हैं, जब कोई पर्सन डेडिकेट कर देता है, फिर डिक्लेयर कर देता है अपनी प्रॉपर्टी वक्फ के लिए, तो वो वक्फ बन जाती है, वो वक्फ के पास प्रॉपर्टी चली जाती है। दिस कैन ऑल्सो बी डन while द पर्सन इज ऑन डेथ बेड। मर्जुल मौत के बेड पर भी लेटे हुए अगर किसी व्यक्ति ने कह दिया कि मैं अपनी ये प्रॉपर्टी वक्फ को दे रहा हूँ, तो वो प्रॉपर्टी वक्फ के पास ही चली जाएगी। ठीक है। इन विच केस ही कैन नॉट डेडिकेट मोर देन वन थर्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी फॉर द वक्फ। अब देखो आप अपने इंटेंशन से वक्फ में प्रॉपर्टी दे सकते हो, आपने डिक्लेयर कर दिया कि अपनी प्रॉपर्टी वक्फ में देना चाह रहे हैं, तो आप वो प्रॉपर्टी वक्फ में दे सकते हैं। लेकिन जब आप मर्ज उल मौत मतलब कि डेथ बेड, अगर आप डेथ बेड की सिचुएशन में है ना, ऐसी सिचुएशन के अंदर आप अपनी पूरी प्रॉपर्टी नहीं दे सकते वक्फ वालों को। ऐसी सिचुएशन में आप वन थर्ड प्रॉपर्टी देंगे अपनी वक्फ में। ठीक है। बाय विल, उसके बाद विल के थ्रू मतलब बाय विल आप जो है प्रॉपर्टी वक्फ में दे सकते हैं, और वो जो विल है आपकी डेथ के बाद ही इफेक्ट में आएगी। ठीक है। अर्लियर इट वाज थॉट दैट शिया कुड नॉट कैन नॉट क्रिएट, देखो शिया लॉ क्रिएट नहीं करते थे वक्फ को बिल के द्वारा, बट नाउ वो भी अप्रूव कर रहे हैं। पहले शिया नहीं सोच करते थे कि आप वक्फ में बिल के द्वारा वक्फ नहीं कर सकते, लेकिन अब वो चीज एक्सेप्टेड है शिया लॉ में भी और सुन्नी में तो है ही। लाइफ गिफ्ट, जब डोनर एकदम क्लियर है या फिर डोनर जो है लेबर कर रहा है अंदर मर्ज और मौत के अंदर, तो जो वक्फ बनाई गई है ड्यूरिंग द डेथ इलनेस वो ऑपरेट तब होगी जब आप उसका वन थर्ड ही आप सामने वाले को ट्रांसफर करेंगे विदाउट द कंसेंट ऑफ द हेयर्स ऑफ द वाकिफ। देखो जब कोई व्यक्ति डेथ बेड की सिचुएशन में है तो वन थर्ड ही आप वक्फ कर सकते हैं, जो कि बिना हेयर्स की कंसेंट के जो है आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आप वन थर्ड से ज्यादा कर रहे हैं तो आपको हेयर्स की कंसेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो इस तरह से आप वक्फ को कर सकते हैं। वक्फ को क्रिएट करने के लिए आपको लिविंग पर्सन होना चाहिए, आपका इंटेंशन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए। ठीक है। विल के थ्रू भी कर सकते हैं, लाइफ गिफ्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। अब इसके कुछ केस लॉज हैं वक्फ बोर्ड को लेके। जो हमारा एक केस है कर्नाटका बोर्ड ऑफ वक्फ वर्सेस मोहम्मद नजीर अहमद का केस है, 1982 का ये केस है। इसके अंदर कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा था कि जो डेडिकेशन है एक हाउस बाय मुस्लिम कि वो यूज कर सकता है ऑल ट्रैवलर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन स्टेटस वाज एंड नॉट बी अ वक्फ। देखो इसके अंदर बेसिकली कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति डेडिकेशन कर रहा है अपने हाउस को, ठीक है, जो ट्रैवलर्स के यूज के लिए वो काम कर रहा है, जबकि वो किसी रिलीजियस पर्पस के लिए नहीं है, तो उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। ठीक है। मतलब मैंने कोई भी हाउस वक्फ वक्फ बोर्ड में कह दिया कि हाँ जी मैं ये हाउस वक्फ में दे रही हूँ, लेकिन ये जो हाउस है वो मैं ट्रैवलर पर्पस के लिए यूज कर रही हूँ, तो उसको वक्फ बोर्ड में नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका जो स्टेटस है वो रिलीजियस पर्पस का नहीं है। ऑन द ग्राउंड एंड अंडर द मुस्लिम लॉ वक्फ जो है वो रिलीजियस पर्पस और रिलीजियस मोटिव का ही होना चाहिए। ठीक है। और उसका जो बेनिफिट है वो मुस्लिम कम्युनिटी को होना चाहिए। ठीक है। और वो अपना सेक्युलर करेक्टर है इसका, तो चैरिटी शुड बी टू द पुअर अलोन। अब देखो वक्फ बोर्ड में इसमें कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक बात क्लियर कर दी कि एक मुस्लिम ने अपना हाउस डेडिकेट करा था ट्रैवलर्स के लिए, कि जो भी कोई ट्रैवलर्स आ रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, मतलब उसको नहीं फर्क पड़ रहा वो कोई सी भी रिलीजन का पर्सन क्यों ना हो, एक्स वाई जेड रिलीजन का कोई भी पर्सन है, ठीक है, उसने ट्रैवलर्स के लिए अपना घर दे दिया।
ठीक है, जिसमें उसने कह दिया कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी वक्फ में दे दी। लेकिन कोर्ट ने ये बात बोली कि वक्फ में प्रॉपर्टी देने के लिए आप जो है ना वो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए वक्फ में प्रॉपर्टी देंगे। उसका जो मोटिव है वो मुस्लिम प्रॉपर्टी को बेनिफिट देना होना चाहिए, उस प्रॉपर्टी का जो आप वक्फ में दे रहे हैं। ठीक है ना। तो इसलिए उस प्रॉपर्टी को वक्फ में नहीं माना गया था। ठीक है, और उसमें कहा कि वक्फ का जो मोटिव होता है वो होना चाहिए चैरिटी का। ठीक है, चैरिटी टू द मुस्लिम कम्युनिटी। ठीक है, तो इस केस में ऐसा कहा गया था। अब नेक्स्ट समझ आया कि सारी चीजों का कंफ्यूजन हो तो सिंपल बात है कि कर्नाटका में एक मुस्लिम ने क्या करा, अपनी जो प्रॉपर्टी है वो ट्रैवलर्स को दे दी बिना किसी रीजन बैरियर के। उसने कहा जो भी कोई ट्रैवलर्स आते हैं वो मेरे यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, और उसने उसे वक्फ में प्रॉपर्टी देना कह दिया। ठीक है, लेकिन कर्नाटका बोर्ड ऑफ वक्फ ने ये बोला कि भाई देखो, ये प्रॉपर्टी वक्फ में नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वक्फ में अगर आप प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो मुस्लिम लॉ के अंदर आप सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को ही उसका बेनिफिट करेंगे। ठीक है, और उसका जो मोटिव होना चाहिए ना बेनिफिट का, वो रिलीजियस मोटिव होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी में नहीं माना गया। ठीक है, फिर एक केस आया बका उल्ला खान वर्सेस गुलाम सिद्दीकी खान का एक केस आया 1955 का। इसके अंदर कहा गया कोई भी एक्सप्रेस मेंशन नहीं था, कोई भी अल्टीमेट गिफ्ट टू चैरिटी, बट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जो वक्फ है वो वैलिड होगा बिकॉज एन अल्टीमेट गिफ्ट टू चैरिटी वाज इम्प्लाइड इन द वेरी वर्ड वक्फ। अब इसके अंदर इन्होंने एक ऑब्जेक्शन रेज करा कि हमने वक्फ करा है, लेकिन हमने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि हम वो अल्टीमेट गिफ्ट जो है चैरिटी में देना चाहते हैं। मतलब मैंने कह दिया मैं ये वक्फ में काम कर रही हूँ या मैं ये चीज ये प्रॉपर्टी वक्फ में दे रही हूँ, लेकिन कल को मेरे को प्रॉपर्टी वक्फ में नहीं देनी, तो मैंने ऐसे कह दिया कि मैं अल्टीमेट चैरिटी मैंने कहीं मेंशन नहीं करा। तो इसके अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि वक्फ के अंदर ही चैरिटी इंप्लाइड है। ठीक है, जब आप वक्फ कर रहे हैं तो मतलब है कि आप चैरिटी कर रहे हैं, और जो आप चैरिटी कर रहे हैं वो गिफ्ट देकर आप चैरिटी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस के अंदर ये चीज कहा गया था कि वक्फ के अंदर ही इंक्लूड है चैरिटी करना, गिफ्ट करना, उसके लिए कोई भी एक्सप्रेस प्रोविजन या फिर उसको आपको एक्सप्रेस मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर एक है शाहर बानो वर्सेस अगा मोहम्मद जाफिर का केस है, 1906 का ये केस है। इसके अंदर कहा गया कि जो वुमेन कैन बी मुतावलिज, वुमेन भी मुतावलिज हो सकती है, बट उनके जो रोल है वो स्पेसिफिक रीजन ड्यूटीज के रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता है वुमेन जो है मॉसिक्यूज में मतलब मस्जिद में इमाम नहीं बन सकती कभी भी, मतलब वो अलाउड नहीं है उन लोगों को। तो मुस्लिम वुमेन मुतावली बन सकती है, लेकिन उनके जो रोल है वो स्पेसिफिक रहेंगे। ठीक है, सारे रोल उन्हें नहीं मिलेंगे, कुछ स्पेसिफिक रोल्स उनको मिलेंगे। तो ये कुछ केस लॉस थे हमारे अपने वक्फ को लेके। आई होप आप लोग को समझ आया हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा एस वेरकोया तांगला वर्सेस एफवीपी पोकिया 2024 का केस है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो वक्फ बोर्ड है उसका प्राइमरी जुरिडिक्शन होता है कि वो अपॉइंट कर सकता है मुतावली। ठीक है, तो कोर्ट ने उसमें क्लैरिफाई करा कि जो ट्रिब्यूनल है वो एक्ट करता है सिविल कोर्ट के द्वारा एंड वो एजुकेट कर सकता है डिस्प्यूट। जो बोर्ड हैंडल कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। तो अब देखो इस केस के अंदर बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो वक्फ बोर्ड है ना उसकी जुरिडिक्शन है मुताबिक को अपॉइंट करने के लिए। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लियर करा जो ट्रिब्यूनल है ना वो एक सिविल कोर्ट की तरह काम करता है और वो इन सारे मैटर पे एजुकेट कर सकता है। ठीक है, बोर्ड हैंडल कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स जो कि हमारे प्रॉपर्टीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर है, लेकिन ट्रिब्यूनल सारे इनके लीगल मैटर्स जो है हैंडल कर सकता है। तो ऐसा 2024 में ऐसा कहा गया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा था ताकि वक्फ बोर्ड की ड्यूटीज को और ट्रिब्यूनल की ड्यूटीज को मिक्स ना करा जा सके, दोनों ड्यूटीज में एक डिफरेंशिएशन रहे। बोर्ड का काम है एडमिनिस्ट्रेशन संभालना और हमारे ट्रिब्यूनल का काम है सारे सिविल कोर्ट की तरह लाइक करना, मतलब जो भी कोई डिस्प्यूट अराइज हो रहे हैं उसका एजुकेट करना हमारा ट्रिब्यूनल का काम है। बोर्ड का काम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स को हैंडल करना है, वो प्रॉपर्टी का ध्यान रखे कि उन्हें प्रॉपर्टी कहाँ इन्वेस्ट करनी है, किस तरह से मैनेज करनी है। कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो वो ट्रिब्यूनल उसको मैनेज करेगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ आया हो। ठीक है ना। अब इतना ही था इस वीडियो के अंदर, इससे ज्यादा इसमें कुछ ही नहीं है। ठीक है, आपके एग्जाम पर्पज से भी आप लोग का इतना ही इंपॉर्टेंट है, इतना ही पेपर में आता है। ठीक है, जिसमें हमने सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर लिया। हमने गिफ्ट के बारे में पढ़ लिया, हमने वक्त के बारे में पढ़ लिया, हमने दोनों के केस लॉस भी पढ़ लिए, हमने सारी इसेंशियल कंडीशंस इस यूनिट में कवर कर ली है।
आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। तो बच्चे बस इतनी ही वीडियो है, इसके आगे कुछ नहीं है। वो जो स्लाइड है वो एक्स्ट्रा स्लाइड है। ठीक है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहती है आप सबसे कि चैनल पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ऑल्सो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा।